आजकल हम देख रहे हैं हर्निया एक कॉमन समस्या बन गया है। हर्निया का मतलब होता है कि पेट के मांसपेशियों से आंतों का बाहर आना। अब वो जिस जगह से बाहर आती हैं उस जगह को अपन उस साइड का हर्निया बोलते हैं, जो खड़े रहने पे हमें दिखाई दे रही है और लेटने पे अंदर जा रही है शुरुआती स्टेज में, उसे हम इनग्वाइनल हर्निया कहते हैं। अगर इस स्टेज में भी हम इसका इलाज नहीं करें तो आगे जाके ये ऑब्स्ट्रक्टेड या ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में कन्वर्ट हो सकता है कि जो आते हैं वो ट्विस्ट होकर उनमें रुकावट हो जाए। इस वजह से जो हर्निया वाली जगह है वहाँ पेन, बहुत सीवियर पेन हो सकता है और पेट के हिस्सों में बहुत पूरा पेट में सूजन, दर्द, उल्टियाँ होना और फ्रेश नहीं हो पाना, गैस नहीं निकल पाना, पेशाब रुक जाना, ये समस्याएं हो सकती हैं। ये हर्निया की इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें कि हमें इमीडिएट इलाज करना होता है ताकि हम इसका इलाज भी कर सकें और मरीज़ की जान को बचा सकें। नमस्ते, मैं डॉक्टर अविनाश गर्ग। आज हम इस पॉडकास्ट रक्षक में जयपुर के प्रसिद्ध रोबोटिक लेजर लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर हेमंत शर्मा सर से बात करेंगे। जनरल सर्जरी में ऐसी कौन कौन सी कॉमन सर्जरी हमें देखने को मिलती है? थैंक यू आज के इस पॉडकास्ट के लिए। जैसे कि आपने सवाल किया कि जनरल सर्जरी में किस तरह के बीमारियां होती हैं, इनमें जो कॉमनेस्ट बीमारियां होती हैं उनमें गॉल ब्लैडर स्टोन, एपेंडिसाइटिस, हर्नियाज। हर्नियाज भी बहुत तरह के होते हैं। जो इनग्वाइनल हर्निया बहुत कॉमन है। इसके अलावा नाभि का हर्निया, नाभि से ऊपर का या नीचे का हर्निया, जिन्हें पैराअम्बिलिकल हर्नियाज कहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं हर्निया एक कॉमन समस्या बन गया है। तो हर्निया क्या है, इसके कैसे हम इससे रिलीज करें? जी, हर्निया का मतलब होता है कि पेट के मांसपेशियों से आंतों का बाहर आना। अब वो जिस जगह से बाहर आती हैं उस जगह को अपन उस साइड का हर्निया बोलते हैं। जैसे कि जो नीचे का हिस्सा होता है, पेट से नीचे का हिस्सा, वहाँ से अगर कोई चीज़ बाहर आ रही है गांठ के रूप में, जो खड़े रहने पे हमें दिखाई दे रही है और लेटने पे अंदर जा रही है शुरुआती स्टेज में, उसे हम इनग्वाइनल हर्निया कहते हैं। इसी तरह से अगर नाभि से कोई गांठ बाहर आ रही है खड़े रहने पे और लेटने पे अंदर जा रही है, उसे अम्बलाइकल हर्निया बोलते हैं। इसी तरह से नाभि से ऊपर का हर्निया या नीचे का हर्निया, इसे हम पैराअम्बलाइकल हर्नियाज कहते हैं। ये तो हुआ कि किस तरह से प्रेजेंट करती है। अब और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं हर्निया के बारे में? तो ऐसी कोई गांठ जो शुरुआती स्टेज में खड़े रहने पे हमें दिखाई दे, फील हो और लेटने पे अंदर चली जाए, वो हर्निया हो सकता है इन हिस्सों में, जैसा कि बताया। बाद के स्टेज में ऐसा भी हो सकता है कि वो गांठ वापस अंदर ना जाए, तो ये हर्निया का दूसरा स्टेज हो जाता है, जिसे इर्रिड्यूसिबल हर्निया बोलते हैं। अब वो अंदर नहीं जा रहा है। अगर इस स्टेज में भी हम इसका इलाज नहीं करें तो आगे जाके ये ऑब्स्ट्रक्टेड या ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में कन्वर्ट हो सकता है कि जो आते हैं वो ट्विस्ट होकर उनमें रुकावट हो जाए। इस वजह से जो हर्निया वाली जगह है वहाँ पेन, बहुत सीवियर पेन हो सकता है और पेट के हिस्सों में बहुत पूरा पेट में सूजन, दर्द, उल्टियाँ होना और फ्रेश नहीं हो पाना, गैस नहीं निकल पाना, पेशाब रुक जाना, ये समस्याएं हो सकती हैं। ये हर्निया की इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें कि हमें इमीडिएट इलाज करना होता है ताकि हम इसका इलाज भी कर सकें और मरीज की जान को बचा सकें। इसके लिए क्या सर्जरी पॉसिबल है? हर्निया का इलाज जो है वो हम ऑपरेशन करके ही कर सकते हैं। तो दवाइयों से हम इसे ठीक नहीं कर सकते। तो इसका हमें जब भी हमें इस तरह की गांठ महसूस हो तो अपने नियरेस्ट सर्जन को दिखाना चाहिए जो पास में है किसी हॉस्पिटल में, और उनसे राय लेना चाहिए कि ये क्या बीमारी है, क्योंकि इसी तरह की और भी बीमारियां हो सकती हैं। तो वहाँ से अपने डायग्नोसिस को हम कंफर्म कराएं कि ये हर्निया है और उसके हिसाब से इसमें अपन ऑपरेशन करते हैं। जी सर, आजकल एक न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है रोबोटिक सर्जरी। सर, रोबोटिक सर्जरी क्या है? जी,
जैसे कि आपने एडवांस टेक्नोलॉजी पूछा, तो रोबोटिक से भी पहले हम एक बात करें कि दूरबीन से ऑपरेशन, जी। है ना। तो पहले के ज़माने में बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन होते थे। अब कुछ सालों से दूरबीन से ऑपरेशन हो गए, जिसमें कि बहुत छोटे चीरे लगा के लैप्रोस्कोप या दूरबीन अंदर डाला जाता है। इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इससे बहुत छोटे चीरे से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। जी। इससे भी जो एडवांस लेटेस्ट टेक्निक आई है वो रोबोटिक जी। आया है। जैसे कि इसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि रोबोटिक, यानी कि रोबोट की हेल्प से हम सर्जरी करते हैं। जी। तो रोबोट इसमें साथ में होता है और उसकी मदद लेते हुए सर्जन इसका ऑपरेशन करता है। क्या रोबोटिक सर्जरी बाकी लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी से डिफरेंस है? जी, दोनों में डिफरेंस है। इसमें इस तरह से होता है कि जैसे लैप्रोस्कोपी में तो सर्जन ऑपरेशन टेबल के पेशेंट के साइड में खड़े होकर दूरबीन से ऑपरेशन करता है। जी। अब जैसे कि हम रोबोट सोच रहे हैं, तो ये दिमाग में सवाल आता है कि भाई क्या रोबोट ही इसका ऑपरेशन कर रहा है? जी। ऐसा नहीं होता। इसमें पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर एनेस्थीसिया देकर छोटे छोटे चीरे बनाए जाते हैं, जैसे दूरबीन में करते हैं लैप्रोस्कोपी में। उसको सर्जन ही करता है, वो छोटे चीरे लगा के। फिर रोबोट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कैमरा और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो उन होल्स में, वहाँ पे जो छोटे छोटे होल बनाए हैं, उनको फिट कर देते हैं। जी। उनको फिट करने के बाद वहाँ पे रोबोटिक आर्म स्टेबल हो जाती हैं। जी। उसके बाद डॉक्टर रूम में ही पास में उसके लिए एक कंसोल होता है, कंट्रोल सेंटर होता है। फिर रोबोटिक सर्जन वहाँ कंट्रोल सेंटर पे जाता है। जी। तो वहाँ पे जो कंट्रोल सेंटर की यूनिट होती है, वहाँ से वो उस जो आर्म्स उन्होंने सेट किए पेट में ऑपरेशन करने के लिए, वहाँ से वो उसको कंट्रोल लेता है। तो जो सर्जन के सामने जो स्क्रीन है, उसमें जो भी मूवमेंट वो कर रहा है, सेम मूवमेंट जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो पेशेंट में अंदर एक्शन देती हैं, सेम रेप्लिकेट होता है। इस तरह से इसे हम अगर कहें तो रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी कहेंगे। असिस्टेड का मतलब रोबोट कर रहा है लेकिन गाइडेंस सर्जन की चल रही है। तो इस तरह से इसका ऑपरेशन किया जाता है। सर, रोबोटिक सर्जरी किन पेशेंटों के लिए फायदेमंद है? जी, अब फायदे की हम बात करें तो जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी बहुत अच्छी है, बहुत छोटे चीरे से हम लोग करते हैं, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें कि भाई लैप्रोस्कोपी और रोबोटिक में रोबोटिक क्यों प्रेफरेबल है, क्यों बेटर है, तो इसमें दो कारण हैं। एक तो इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। जो हम अपने आर्म से करते हैं, तो एज के साथ कई बार एक्यूरेसी में चेंजेस आते हैं। डॉक्टर का लर्निंग कर्व कैसा है, उस पर भी चेंजेस आते हैं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर की, सर्जन की गाइडेंस में रोबोट उन आर्म्स को कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर गाइड कर रहा है तो वो एक्यूरेसी से वहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज, इसमें जो हम लैप्रोस्कोपी में जितना विजन हमें दिखाई देता है, इसे 2D विजन बोलते हैं, रोबोटिक में क्या होता है, 3D विजन होता है। तो वो जो विजन होता है, तो जो हमें साइज दिखा दे रहा है लैप्रोस्कोपी में, वो उसके 12 गुना दिखाई देता है, 12 टाइम्स। तो अगर हम सोचेंगे कि सामने जो हमें दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर लैप्रोस्कोपी में दिख रहा है, उसका 12 गुना बड़ा होके हमें वो स्क्रीन पे रोबोट से दिखाई दे रहा है। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि हमारा एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो चिपके रहते हैं जिस जगह की सर्जरी करनी है। ज़्यादा बड़ा अगर हमें दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली हम और प्रिकॉशन से काम करते हैं, क्योंकि विजन ज़्यादा अच्छा आ रहा है। तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं हैं, पेशेंट को सर्जरी के दौरान और एक्यूरेसी इसमें मिल जाती है। ये एडवांटेज है। एक और एडवांटेज जो लैप्रोस्कोपी से ऊपर रोबोटिक का होता है, ओल्ड एज में जो सर्जन है, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, क्योंकि हाथों के मूवमेंट से काम करते हैं, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सर्जन की, तो ट्रेमर्स आने लग जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, तो एक्यूरेसी कम हो जाती है। ओल्ड एज में जो सर्जन है वो रोबोटिक सर्जरी फुल एक्यूरेसी से कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि रोबोट में ये फैसिलिटी होती है कि वो उन ट्रेमर्स को ठीक कर देता है। क्योंकि इसमें हाथ तो किसके लगे हुए हैं, रोबोट के। सर्जन कमांड सेंटर से उसको कमांड दे रहा है, तो वो वहाँ से उसका मूवमेंट कर रहा है।
लेकिन वहाँ पे जो एक्यूरेसी कर रही है वो रॉबर्ट की आर्म्स है, तो ट्रेमर इसको बिल्कुल मिनिमाइज कर देता है। तो किसी भी एज में जाके जब वो एक्सपीरियंस भी हो गया सर्जन, एज भी उनका बढ़ गया, तो रोबोटिक सर्जरी बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सर, रोबोटिक सर्जरी के बारे में आप आम लोगों के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, जैसे कि हम जो बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जी, समय के साथ जो एडवांस होता है वो एक्यूरेसी के लिए होता है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो हमें इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हमने जो सर्जरीज की हैं वो अच्छी जा रही हैं और अब ये वर्ल्ड वाइड सर्जरीज हो रही हैं रोबोटिक। तो अगर हमारे पास आपके जिस हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, तो हमें रोबोटिक सर्जरी को प्रेफरेंस देना चाहिए। बात करें सर लेजर सर्जरी की, पेशेंट के कॉमन क्वेश्चंस होते हैं कि लेजर सर्जरी यानी कि बिना ऑपरेशन। अब लेज़र सर्जरीज पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें कि कहाँ कहाँ की जा सकती हैं, जनरल सर्जरी के कैसे ऑपरेशन हैं, कौन सी बीमारियाँ हैं जहाँ की जा सकती हैं। तो एक तो वेरिकोज वेन बीमारी होती है जो पैरों में वेन्स फूल जाती हैं, ये लेडीज़ में कॉमन है, या जो खड़े रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक उनको ये कॉमन हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी वेन फूल जाती हैं और ज़्यादातर केसेस में वो ठीक हो जाती हैं, पर कभी कभी वो रह सकती हैं। तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं तो ये वेन बढ़ जाती हैं। कभी कभी ओल्ड एज में भी वॉल्व खराब होने की वजह से ये बढ़ जाती हैं। तो हम इन सर्जरीज की बात करें लेजर्स की, तो वेरिकोज वेन में यूजफुल है। इसके अलावा पाइल्स एक बीमारी होती है जो मोशन के रास्ते के पास, पाइल्स और एनल फिशर, इनमें भी लेजर सर्जरी की जाती है। तो पाइल्स में जब फ्रेश होते हैं तो वहाँ से खून आता है जब स्टूल पास करते हैं, फिशर में जब स्टूल पास करते हैं तो वहाँ पे दर्द होता है, तो इसका भी लेज़र से इलाज किया जा सकता है। इसी के अलावा जो हमारी बैकबोन होती है पीछे, तो उसका सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है जो स्टूल की एरिया होता है, वहाँ बिल्कुल जहाँ बोन लास्ट में ख़त्म होती है, वहाँ पे कभी कभी एक बीमारी होती है जिसे पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिनके स्किन हेयरी होती है तो वहाँ पे होल बन जाता है और वहाँ से कभी पस का आना, कभी ब्लड का आना रेगुलर होता रहता है। तो वहाँ पे भी लेज़र सर्जरीज बहुत इफेक्टिव। क्या लेजर सर्जरी 100% पेनलेस है? जी, ये सवाल भी आपका अच्छा है। ऐसा नहीं है, जैसे जब भी कोई ऑपरेशन हम लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम उस टिश्यू को टच कर रहे हैं, पेन ऑपरेशन के बाद उसमें भी रहता है। लेकिन अगर हम देखें कि और टेक्निक्स जो अवेलेबल हैं, ओपन सर्जरीज हैं, तो उसके कंपैरेटिवली लेज़र सर्जरीज में पेन बहुत कम होता है, तकलीफ बहुत कम रहती है, हम ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज जल्दी कर सकते हैं, बेड रेस्ट की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और हम अपने काम पे बहुत जल्दी जा सकते हैं। आप सर लेजर सर्जरी के बारे में पेशेंट को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, जैसे कि हम जिन बीमारियों के बारे में डिस्कस किया जिनसे लेज़र किया जा सकता है, जैसे कि वेरिकोज वेन्स, पाइल्स, एनल फिशर, पाइलोनाइडल साइनस, लेज़र बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है और रिलेटिवली जो अवेलेबल वर्ल्ड वाइड जो टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनमें बहुत सेफ है, कम तकलीफ के साथ है और बहुत आसानी से पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो अगर आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल हो और जिस हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं तो आप इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। सर, आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम पेशेंट को होने लगी है पाइल्स, ये क्या है? पाइल्स और एनल फिशर मिलती जुलती बीमारियां हैं, जिसे कॉमन टर्म में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो पाइल्स बोलते हैं, लेकिन दोनों के सिम्टम्स अलग होते हैं, बीमारी भी अलग है, लेकिन एरिया वही होता है। तो पाइल्स जो होता है वहाँ पे क्या होता है कि मोशन के रास्ते के पास अंदर की जो खून की नसें होती हैं वो सभी के होती हैं, वो फूल जाती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग आने लग जाती है। फिशर क्या होता है, वहीं पे होता है पास में, वहाँ पे कट लग जाता है अंदर। कट क्यों लगता है, जो स्टूल पास करते हैं पेशेंट वो टाइट होता है स्टूल, अंदर का स्किन सॉफ्ट होता है, तो वहाँ पे कट लगने की वजह से वहाँ पे घाव बन जाता है और वहाँ से पेशेंट को पेन रहता है। तो पाइल्स में सिम्टम्स आएंगे, कब्जी रहने की वजह से पाइल्स बनते हैं, पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है। अगर ब्लीडिंग के बाद अगर हम इसका इलाज नहीं लें और बीमारी का कंट्रोल नहीं करें तो वो पाइल्स जब हम फ्रेश होते हैं तो बाहर आ जाते हैं और जब
वहाँ से स्टूल पास करना अपन बंद कर देते हैं तो वापस अंदर चले जाते हैं। ये सेकंड स्टेज होती है। बाद के स्टेज में क्या होता है, जब हम फ्रेश होते हैं, पाइल्स बाहर आ जाते हैं और उसे अपने आप अंदर नहीं जाते, अपना फिंगर से अंदर करना पड़ती है। और आखिरी स्टेज जो होती है उसमें वो परमानेंट बाहर आ जाते हैं, वो अंदर नहीं जाते। तो ऐसे केस में फिर हमें जल्दी ऑपरेशन करना पड़ता है। फिशर में क्या होता है कि मेनली उनको सिम्टम्स रहते हैं कि जैसे ही वो स्टूल पास करते हैं, स्टूल टाइट आता है तो पेशेंट को बहुत पेन होता है, तो वो स्टूल पास करने में भी डरते हैं। बाद के स्टेज में घाव जैसे बना तो वहाँ से घाव से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो ये तो सिम्टम्स हैं। अगर हम बात करें कि बन क्यों रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी इलाज करेंगे, जब तक उस बीमारी के कारणों को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये तकलीफ बार बार होती रहेगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि कब्जी रहने की वजह से ये बीमारियां बनती हैं। अब कब्जी क्यों रहती है, तो ज़्यादातर ये बीमारी जो है वो लाइफस्टाइल वाली बीमारी है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन यापन में, जीवनचर्या में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? या तो हमारे खान पान में गड़बड़ है। हम अगर फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं, मिर्च मसाले तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसकी वजह से स्टूल हार्ड हो जाता है और ये सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब हम लोग टॉयलेट्स में बैठते हैं फ्रेश होने के लिए, आजकल लोग मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं, उसमें वहाँ पे मोबाइल यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर ले जाते हैं, न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं, काफ़ी देर तक वो टॉयलेट में अपना समय बिताते हैं। ऐसे लोगों में भी पाइल्स और फिशर बनने की संभावना काफ़ी होती है। इसके अलावा भी देखें तो जिनका लंबा सिटिंग जॉब है, जो जिनका काम ऐसा है कि 3-3, 4-4, 5-5 घंटे एक साथ बैठ के काम करते हैं, उनको भी ये बीमारी होती है। इसके अलावा कभी कभी ये आनुवंशिक बीमारी होती है, हेरिडिटरी, जो फैमिली में चल रही है। उसका भी कारण ये होता है कि एक फैमिली में जो लोग रह रहे हैं वो एक ही तरह का खाना खाते हैं। तो एक फैमिली में अगर स्पाइसी बन रहा है, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं, तो ये बीमारी सभी में होने की संभावना बढ़ जाती है। जी सर, अभी आपने जिक्र किया पायलोनेटल साइनस का। सर, पायलोनेटल साइनस क्या है? जी, जैसे कि बताया था कि ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो नीचे जाके जहाँ ख़त्म होती है, स्पाइन बोलते हैं। स्पाइन में जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे छेद बन जाता है। उससे कभी पस आएगा, कभी मवाद आएगी और वो परसिस्टेंट रहता है। तो उसमें मवाद बनेगी, पेशेंट को गांठ के रूप में फील होगा, दर्द होगा बहुत तेज और वो गांठ फूट जाएगी। तो जैसे ही वो फूट जाएगी तो वापस आराम आ जाएगा। तो ये रिकरेंट बार बार होता रहेगा जब तक कि हम इसका इलाज नहीं करें। अब ये होता क्यों है? ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जिनका स्किन हेयरी होता है, कि इस वाले हिस्से में जिनके बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इसीलिए इसका जो नाम है पाइलोनाइडल साइनस, पाइलो का मतलब होता है हेयर, नाइडल का मतलब होता है कि वहाँ पे हेयर इकट्ठे हैं जिस जगह पे, ये साइनस का मतलब होता है ओपनिंग, छेद। तो जिस एरिया में वह हेयर ज़्यादा है तो वो उसका जो टिप होता है वो अंदर आके बार बार इरिटेट करता है। हम लोग अंडरगारमेंट्स पहनते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, तो हेयर का जो टिप है वो घूम के वहाँ अंदर चला जाता है। साथ में टाइट कपड़े होते हैं तो वहाँ पसीना रेगुलर आता रहता है, तो वो उस जगह को इन्फेक्शन करके, बैक्टीरिया को ग्रो करके वहाँ बार बार उसमें इन्फेक्शन होता रहता है। सर, बात करें वेरिकोज वेन की। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन, ये क्या है? जैसे वेरिकोज के बारे में अपन देखें तो पैरों की जो नसें होती है, जिनका काम खड़े रहने का होता है, वो नसें फूलने लग जाती है। अब नसों में तो ये कॉमन टर्म है, बेसिकली वेन्स होते हैं। वेन्स का काम क्या होता है, बॉडी के हिस्से से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, उस टिश्यू ने उस काम में ले लिया उस ऑक्सीजन को, बचा हुआ ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाता है, जाके वो जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो उसमें आके मिल जाए, वो अच्छा ब्लड बन जाए और वापस शरीर के हिस्सों में जाए। तो वो ब्लड नीचे से ऊपर इन वेन्स के थ्रू जाता है। जो लोग जिनका जॉब खड़े रहने का ज़्यादा होता है तो वहाँ पे उसमें सभी इंसानों के वॉल्व बने होते हैं वेन्स में। वॉल्व का काम क्या है कि वो वॉल्व की वजह से जो ब्लड हमारा नीचे से ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ नीचे गिरती है, तो हमें अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को ऊपर बॉडी भेज रही है हार्ट की तरफ, तो ब्लड वापस नहीं आए उसमें एक वॉल्व बने होते हैं ढक्कन की तरह।
ताकि जैसे ही ब्लड पंप हो वो ढक्कन की तरह वो वाल्व बंद हो जाए, ब्लड वापस नीचे आके इकट्ठा नहीं हो, तो हमें फुलावट नहीं दिखाई देती। लेकिन किसी भी वजह से वो वाल्व में खराबी आने लग जाए तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो ब्लड कुछ हिस्सा ऊपर चला जाता है, कुछ नीचे आके इकट्ठा होते हुए फूली हुई नसों के रूप में दिखाई देता है। अब इसके बाद अगर हमने इलाज नहीं लिया, शुरू में तो हमें नसें दिखाई देंगी, धीरे धीरे क्या होगा कि नीचे के हिस्सों में वहाँ पे खुजली चलने लग जाएगी स्किन में, जहाँ नसें फूली हुई हैं जस्ट उसके ऊपर जो स्किन है, खुजली करने से वहाँ पे कालापन आने लग जाएगा और आखिर में अगर इलाज नहीं लिया तो वहाँ पे घाव बनने लग जाएगा। तो ये घाव आखिरी स्टेज होती है और वो हम उनका कितना ही ड्रेसिंग कर लें, कितनी मेडिसिन ले लें, वो घाव ठीक नहीं होता, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, वेरिकोज वेन। उसके बाद हमें इसका इलाज करना होता है। इलाज के भी बहुत एडवांस टेक्निक्स आजकल अवेलेबल हैं, जिनमें जो कॉमन टेक्निक्स हैं वो लेज़र्स है। लेज़र भी कई तरह के होते हैं, जिन्हें कॉमन टर्म में हम लेज़र बोलते हैं, पर लेज़र एक टेक्निक है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन टेक्निक है, छोटी वेन्स के लिए एक फोम स्क्लेरोथेरेपी है। इससे हम बहुत अच्छे से वेरिकोज वेन का इलाज कर सकते हैं, वेन्स को बर्न कर देते हैं और बहुत सेम डे में पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है। ये डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें पेशेंट सेम डे ऑपरेशन करा के जा सकता है। इसके एडवांटेज की बात करें, ओपन सर्जरी में हमें मल्टीपल कट्स कराने पड़ते हैं, पूरा बेहोशी में ऑपरेशन करना पड़ता है। पर लेजर्स देखें, रेडियो फ्रिक्वेंसी देखें, इनमें बेहोशी की भी ज़रूरत नहीं होती, लोकल एनेस्थीसिया में ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो एडवांटेज ये है कि ऑपरेशन के इमीडिएट बाद पेशेंट को हम खड़ा कर सकते हैं, पेशेंट चल सकता है, रूटीन अपना डाइट ले सकता है और सेम डे डिस्चार्ज हो सकता है। सर, बात करें, क्या रोबोटिक सर्जरी हाई रिस्क पेशेंट के लिए पॉसिबल है? ये भी अच्छा सवाल है। कोई भी सर्जरी है, अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो उसमें संभावना जो दूरबीन से ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसमें भी उतनी रिस्क है जितना रोबोटिक में है। तो हाई रिस्क पेशेंट में हमें ये देखना पड़ता है कोई हार्ट का इशू तो नहीं है, जिसमें सर्जिकल टाइम रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल के ऑपरेशन किया जाता है, लैप्रोस्कोपी में भी, रोबोटिक में भी। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बॉडी को नुकसान है, कोई दिक्कत है, तो हम लोग अवॉइड करते हैं। तो ये एनेस्थीसिया की टीम इसको जज करती है। पेशेंट बहुत हाई बीपी का है, डायबिटीज़ कंट्रोल होना चाहिए, कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसके कारण को ठीक करके उसको ठीक करना होता है। तो रूटीनली जो भी ऑपरेशन ओपन सर्जरी के लिए रिस्की हैं, लैप्रोस्कोपी के लिए रिस्की हैं, वही सेम कंडीशंस रोबोटिक के लिए काम करती हैं। धन्यवाद सर, आपने आज जो बताया रोबोटिक, लैप्रोस्कोपिक या लेजर सर्जरी के बारे में, मैं आशा करूँगा कि पेशेंट के अवेयरनेस के लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू सर। थैंक यू।